हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। 6th क्लास का बड़ा ही रोमांचक वीडियो है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। चैप्टर का नाम है रीचिंग आउट टू डिस्टेंट लैंड्स। अगर आप इसको हिंदी में समझें तो इसका मतलब हो गया दूर देश तक पहुँचना। ठीक है, कहाँ तक पहुँचना? दूर देश तक पहुँचना। इसका क्या मतलब है? भाई हमारा भारत है ना, जो दूर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजाओं ने राज किया था। तो हर चीज़ को समझना और देखना, भाई अपने देश के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करना, ताकि हमें पता रहे कि भाई हम जिस देश में रहते हैं उसमें कितने कितने वीर योद्धा थे, कौन कौन राजा थे जिन्होंने राज किया। तो इन चीज़ों को हम समझते हैं इस लेसन के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स या लर्निंग आउटकम्स, इसका क्या मतलब है? डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्प्लीकेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है असंतुलन। ठीक है, डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडियन या इंडियाज कॉन्टैक्ट विद रीजन्स आउटसाइड इंडिया इन द फील्ड ऑफ रिलीजन्स, आर्ट, आर्किटेक्चर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बोल रहा है वर्णन करेंगे हम किसका? भारत के साथ जो दूसरे देशों का कांटेक्ट था। ठीक है, उन चीज़ों को और उनके संबंधों को। किस तरह के संबंध? धार्मिक संबंध, रिलीजन माने होता है धार्मिक, आर्ट माने होता है कला या विज्ञान, जैसे कोई फोटो वोटो लेन देन कर रहे हैं, किताबों का लेन देन कर रहे हैं, और आर्किटेक्चर यानी पुरानी बिल्डिंगों का जो बनाया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम डीप से समझेंगे। एनालिसिस बेसिस आइडिया एंड वैल्यूज ऑफ वेरियस रिलीजन सिस्टम टू थॉट ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड। प्राचीन समय में, भाई पुराने समय में जो भी बेसिक आइडिया थे, मतलब लोगों की जो सोच थी और जो उनके विचार थे उनके बारे में, और धार्मिक सिस्टम जो था, मतलब भाई भगवानों को कैसे पूजा जाता था, इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। लोकेट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट और ऐतिहासिक साइट्स प्लेस ऑन ए आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। और क्या बोल रहा है भाई, जो भारत का मैप है ना, उसमें हम इन चीज़ों को मैप के तौर पे देखेंगे और समझेंगे। मतलब मैप आएगा आगे इस चैप्टर में, और मैप में हम देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें। कहने का मतलब जो हम पढ़ेंगे ना उसको मैप में हम देखेंगे। फिर बोल रहा है रिकॉल करना है। अवॉइड एन एक्ट, बोल रहा है इस तरह के कामों को अवॉइड करो। अवॉइड माने मतलब बंद करो या मत करो। विच यू मे रिपेंट, जिनकी वजह से आप हो सकते हो रिपेंट। रिपेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा। क्या होता है? पछतावा। रिपेंट माने होता है पछतावा। मतलब भाई बोल रहा है कि आप ऐसे काम मत करो जिसकी वजह से आपको क्या हो? रिपेंट हो, यानी पछतावा हो बाद में। इफ डन, अगर हो जाता है गलती से, बेटर नोट टू रिपीट इट, अच्छा रहेगा कि आप उसको रिपीट ना करो। दीज वर्ड वर रिटन बाई, अब ये शब्द किसने लिखे थे? ये लिखे थे तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर ने। द ऑथर ऑफ तमिल क्लासिक, जो तमिल क्लासिक का क्या था? एक लेखक था। ठीक है, फिर ये थिरुकुरल ड्यूरिंग द संगम पीरियड। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये शब्द किसके थे? तिरुवल्लुवर के थे, जो एक ऑथर था किसका? तमिल भाषा का, थिरुकुरल। ठीक है, और ड्यूरिंग द संगम पीरियड, और संगम पीरियड के समय में। देखो भाई पीरियड का क्या मतलब होता है? इतिहास को हमने ना डिवाइड कर रखा है अलग अलग समय के हिसाब से। ठीक है, मुख्य तौर पे 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, प्राचीन, फिर मध्य और फिर एंशियंट। ये टुडे का कौन सा चल रहा है? लेटर, बाद वाला। ठीक है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, और उन हिस्सों को अगर डिटेल से पढ़ें तो फिर उन हिस्सों को फर्दर डिवाइड किया हुआ है, बाद में और हिस्से बनाए हैं। कहने का क्या मतलब है भाई, हिस्ट्री को समझने के लिए हमने 3 हिस्से बना रखे हैं, 1 2 3। ठीक है, एक बहुत पुरानी, एक बीच की और एक अभी की। तो जो बहुत पुरानी है या बीच की है, जो अभी की है, इनको भी अगर डिवाइड करोगे तो फिर इनके बहुत सारे हिस्से हैं अंदर इनके। तो ऐसे ही उनका एक हिस्सा है जिसमें संगम पीरियड के बारे में बताया गया है। ठीक है, डू यू एग्री विद दिस वर्ड ऑफ विजडम, बोल रहे जो ये शब्द कहे गए हैं भाई विजडम के या बहादुरी के हिसाब से, तो क्या आपको सही लगता है? और सही लगता है तो क्यों लगता है? कहने का मतलब क्या है कि बोल रहा है कि जो गलती होती है ना उसका पछतावा हो, इसलिए गलतियां करो ही मत। तो क्या आपको ये शब्द सही लगते हैं? ठीक है, और ये किसने लिखे थे? ये थिरुवल्लुवर, जो तमिल क्लासिक का राइटर था संगम पीरियड के समय में। ठीक है, उसने लिखे थे। अब देखो संगम पीरियड क्या है? संगम पीरियड का जिक्र आ गया तो संगम पीरियड समझते हैं। किताब में भी संगम पीरियड है। द वर्ड संगम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड संघ। ठीक है, जो संगम शब्द है ना, ये कहाँ से आया? संघ शब्द से आया है, संघ।
ठीक है। संघ का मतलब होता है जब आदमी बहुत सारे इकट्ठे होकर के कोई ग्रुप बना लेते हैं तो उसको संघ बोलते हैं। मीनिंग एंड असेंबली, अगर इंग्लिश में उसका वर्ड मीनिंग देखो तो अब असेंबली होता है। असेंबली यानी सभा, और ए सभा, हिंदी में सभा दे दिया उसने, ठीक है। बिटवीन 200 BCE एंड 300 CE, देखो ये बोल रहा है 200 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी, तमिल स्कॉलर्स एंड पोएट्स हैड गैदर्ड एट मदुराई। जो तमिल के स्कॉलर थे ना, तमिल के स्कॉलर मतलब जो तमिल भाषा की चीज़ों को लिखते थे, ठीक है, और पोएट थे, कवि थे, वो इकट्ठे हुए कहाँ पे, मदुराई में, इन साउथ इंडिया। मदुराई कहाँ है, साउथ इंडिया में। टू पब्लिश देयर वर्क इन तमिल। तमिल देखा होगा ना आपने, भारत के नक्शे में तमिलनाडु कहाँ पे है, तो तमिल जो एरिया है वो साउथ इंडिया है, ठीक है। अगर भारत का नीचे का हिस्से की बात करें ना, ये श्रीलंका हो गया और ये नीचे का हिस्सा हो गया, ठीक है, इधर गुजरात हो गया और इधर ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना नीचे नीचे का, ये साउथ इंडिया है, ठीक है। तो इसमें एक जगह थी मदुराई, जो कहाँ पे थी, तमिलनाडु में या तमिल में। तो वहां पर उन्होंने तमिल भाषा में क्या किया था, इकट्ठा किया था सभी स्कॉलर्स को, सच एज गैदरिंग वाज कॉल्ड अ संगम। और इस तरह की जो इकट्ठा होना होता था, मतलब जो स्कॉलर्स इकट्ठे होते थे साउथ इंडिया के, उसको संगम बोलते थे। द पब्लिश्ड वर्क ऑफ दीज स्कॉलर आर कलेक्टिवली नोन एज संगम लिटरेचर। अब जो ये किताबें थी ना, इनको इकट्ठा करके क्या किया जाता था, जो लिखा जाता था कुछ बातें। देखो अब अलग अलग राइटर होते थे, अलग अलग चीज़ों को बताते थे, और इन चीज़ों को इकट्ठा करके एक कंबाइंड ग्रुप में कोई चीज़ लिखी जाती थी, उसको संगम लिटरेचर कहा जाता था, संगम पीरियड में लिखा जाता था। एंड द पीरियड ड्यूरिंग विच दे वर कंपाइल्ड, ठीक है। और जब ये लिखी जाती थी, कंपाइल्ड, देखो कंपाइल्ड भी अजीब शब्द नहीं है, बिल्कुल साधारण सा शब्द है, इसका मतलब होता है संकलित। संकलित, अब संकलित का मतलब क्या होगा समझ लो भाई। देखो संकलित जो होता है ना, उसका मतलब होता है बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके एक कहानी के साथ जोड़ के और समझाया जाए, ठीक है। देखो जैसे अभी अगर हम आज के टाइम की बात करें, ठीक है, आज के टाइम की बात करें तो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। इंडिया में कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आप गुजरात की बात करो तो गुजरात की अलग सरकार है, हरियाणा की बात करो वहाँ की अलग सरकार है, राजस्थान की बात करो वहाँ की अलग सरकार है। अलग अलग सरकारों में अलग अलग कुछ नियम भी चलते हैं, कुछ नियम तो पूरे देश के एक जैसे होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी कहानियों को जोड़ करके और अपन कोई एक कहानी लिख दें, एक किताब लिख दें, उसमें लिख दें भाई उस समय में राजस्थान का राजा ये था, गुजरात का राजा ये था, वहाँ का राजा ये था, तो एक इकट्ठी कहानी लिखी जाए सबकी मिला करके, उसको संकलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाइल्ड। विच दे वर कंपाइल्ड इज कॉल्ड द संगम एज। तो संगम युग में ये सारी चीजें इकट्ठी करके एक कहानी के रूप में लिखी जाती थी। इट इज सेड दैट देयर वर 3 संगम्स। ऐसा कहा जाता है कि टोटल लगभग अगर समझाए तो 3 संगम मुख्य थे, हेल्ड हेयर एंड मोस्ट ऑफ द पोएम्स एंड बैलेड्स, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी पोएम्स और बैलेड्स। बैलेड्स क्या होता है, देखो भाई एक और शब्द आ गया बैलेड्स, ये शब्द याद करते जाना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे क्या होता है, आपकी वोकैब बन जाती है और आपको आगे दोबारा अगर ये शब्द आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब होता है गाथा गीत। क्या होता है, गाथा गीत, ठीक है। मतलब किसी की भाई कहानियों सुनाते हैं ना भाई, बड़ा चढ़ा के किसी की बात बोलते हैं, उसको बैलेड्स बोलते हैं, ठीक है। इट इज सेड दैट देयर वर 3 संगम्स हेल्ड हेयर द मोस्ट ऑफ द पोएम्स एंड बैलेड्स। बोला यहाँ पे 3 संगम मिले जिनकी ज्यादातर कविताएं और जिनके गाथा गीत मिले हैं, ठीक है। कंपोज ड्यूरिंग द, जो लिखे गए हैं या कंपोज किए गए हैं, कंपोज मतलब किसी कविता की रचना की जाती है, ड्यूरिंग द 2nd एंड द 3rd असेंबलीज। अब देखो जो दूसरी और तीसरी सभाएं इकट्ठी हुई थी, हैव सर्वाइव्ड, ठीक है, जो सर्वाइव कर रही थी या इकट्ठी हुई थी। संगम लिटरेचर मोस्टली टेल अस अबाउट वार। अब जो संगम का लिटरेचर है ना, वो ज्यादातर किन चीजों के बारे में हमें बताता है। अब देखो संगम की जो इतिहास है, जो किताबें लिखी हुई हैं संगम युग की, उसमें ज्यादातर युद्ध के बारे में हमें पता चलता है, हीरोइक डीड्स, ठीक है। डीड्स मतलब क्या होता है, डीड्स मतलब होता है कर्म। क्या होता है, कर्म, ठीक है। और डीड्स यानी कर्मों के बारे में। तो हीरो के जो कर्म होते थे, हीरो कौन होते थे, जो युद्ध के बारे में, मतलब युद्ध में जो तगड़े होते थे, उनको हीरोइक डीड्स बोलते हैं। हीरोइक डीड्स ऑफ किंग एंड सोल्जर्स, यानी सिपाहियों की और राजाओं की तगड़ी तगड़ी बातें उसमें बताई जाती थी। किसमें, संगम लिटरेचर में। तो संगम लिटरेचर में ज्यादातर युद्ध के बारे में बताया जाता था। एंड द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द संगम एज, और संगम एज के लोग कैसे रहते थे, यानी लाइफ कैसी थी उनकी और उनका कल्चर कैसा था, इन चीजों के बारे में भी बताया जाता है। तो देखो कल्चर एक समझ लो, कल्चर क्या होता है, जैसे अभी हम खाते पीते हैं,
मतलब देखो भारत में शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, ठीक है, तो ये एक कल्चर हो गया। अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ये भी एक कल्चर हो गया, ठीक है। हम किस तरीके से जीते हैं, भाई बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो ये हमारा कल्चर हो गया, ठीक है। पूजा पाठ होती है तो हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तो ये एक हमारा क्या एक कल्चर है। जैसे दिवाली आ गई, होली आ गई, तो इन पे भी हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो मतलब इसको एक कल्चर बोलते हैं। तो जैसे मतलब रहना हो गया समाज में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक कल्चर। तो उस समय के संगम एज के कल्चर के बारे में और उस समय के जीवन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि भाई जो बैलेड शब्द है ना, इसके बारे में बताओ। तो मैंने अभी बताया था पीछे गाथा गीत। बैलेड्स माने क्या होता है, गाथा गीत, किसी की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताना या उसके बारे में बताना, उसको बैलेड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर तमिलकम, तमिलकम एंड मूवेंद्रा, ठीक है। तमिलकम और मूवेंद्रा के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द संगम एज के समय में साउथ इंडिया वाज रूल्ड बाय सेवरल डायनेस्टीज। अब साउथ इंडिया में यानी जो नीचे का भारत है, दक्षिण भारत है, उस भारत में ज्यादातर अलग अलग डायनेस्टीज सच एज, ठीक है, अलग अलग डायनेस्टीज रहते थे, जिसमें चेरज, ठीक है, चोलाज, पांड्याज एंड सातवाहिनी, ठीक है, या सतवाहन, इसको जो भी बोलो आप, सतवाहन, ठीक है। चेरज, चोला, पांड्या, सतवाहन। संगम लिटरेचर रेफर टू द प्रिंसिपल रूलिंग चीफ ऑफ चेराज, द चोलाज एंड द पांड्याज। तो जो देखो संगम लिटरेचर है ना, उसमें मुख्य रूप से या इनके नियम लिखे हुए हैं, किस किस के, चेरज के, चोलाज के और पांड्याज के। तो इनके मुख्य रूल लिखे हुए हैं और इन्हीं के बारे में ज्यादा बताया हुआ है। तो देखो इन चीजों को हम समझते हैं, क्या क्या बताया हुआ इनके बारे में। एक मिनट, हाँ अब ठीक है, हाँ अब चलो। तो इनके बारे में बताया हुआ है, एज द मूवेंदर, जैसा मूवेंदर, और द थ्री क्राउन किंग, या फिर तीन राजाओं का कंबाइंड शासन या इकट्ठा शासक उस समय वहां के एरिया में। दे वर कंसाइडर्ड द सुप्रीम रूलिंग अथॉरिटी, ऐसा माना जाता है, या उनमें जो लिखी हुई बातें उनसे पता चलता है कि भाई ये सुप्रीम रूलिंग पार्टीज थी। एंड ऑल अदर चीफ्स वर सबॉर्डिनेट, और बाकी सारे जो थे वो क्या थे, सबॉर्डिनेट्स थे। अब देखो ये राजाओं के फोटो दिखा रखे हैं आपको, द रूलिंग चीफ ऑफ चेरज, चोलाज एंड पांड्याज। ये चेरज, ये चोलाज और ये पांड्याज वर रेफर टू एज द थ्री क्राउंड किंग, जो इसमें तीन क्राउंड किंग में दिखाया गया है। तो देखो इन फोटो को ध्यान से देखो भाई, मैं थोड़ा जूम करता हूं। ये देखो, ये चेरज राजा का है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये वाला यहां पे धनुष दिखा रखा है, ठीक है, धनुष दिखा रखा है। फिर अगर आप और ध्यान से देखो तो ये यहां पे देखो, ये देखो एक ये रहा, ठीक है। फिर मतलब ये एक शेर का है, देखो ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। शेर या चीता मतलब एक जानवर दिखा रखा है जो आक्रामक टाइप का है, ठीक है। और फिर हमारे तीसरे आ जाते हैं ये इधर, इसमें किसका है, मछली का, ठीक है। तो इन तीन झंडों से पहचान होती है कि भाई कौन से राजा कहां कहां पे थे और कैसे कैसे थे। तो देखो एक मिनट, सॉरी, हाँ ये रहा, ठीक है। तो रूलिंग चीफ ऑफ द चेरज, चोलाज और पांड्याज वर रेफर टू एज द थ्री क्राउंड किंग। तो ज्यादातर इन तीन राजाओं के बारे में इसमें अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है। तो फिर आगे देखते हैं। टू देम द मूवेंदर रूल्ड ओवर द एरिया ऑफ तमिलकम। तो जो मूवेंदर राजा था, या भाई ये तीनों राजाओं का जो कंबाइंड शासक था, वो तमिलकम में शासन करता था। विच कंप्राइज्ड, ठीक है। अब क्या है, विच कंप्राइज्ड, कंप्राइज माने होता है शामिल होना, क्या होना, शामिल। मैं लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। विच कंप्राइज प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड केरला। जो आज के दिन अगर आप समझो तो तमिलनाडु और केरला में है, ठीक है। तो तमिलकम जहां पे मूवेंदर राज करता था, वो आज के अगर हिसाब से समझो तो आप तमिलनाडु और केरला है। द तमिलकम कंसिस्टेड ऑफ 5 ज्योग्राफिकल डिवीजन। अगर तमिलकम के बारे में समझो, यानी जो आज का तमिलनाडु और केरल है, उसके बारे में, उस टाइम के बारे में समझो कि भाई तमिलकम में क्या था, तो उसको ज्योग्राफी यानी धरती के आधार पे उसको डिवाइड किया होगा था 5 हिस्सों में, ठीक है। एक पहला तो था माउंटेन रीजन, दूसरा था पेस्टोरल ग्रासलैंड, तीसरा था फर्टाइल रिवर वैली और कोस्टल एरिया एंड डेजर्ट। इन चीजों के हिसाब से उसको डिवाइड किया था। तो देखो
माउंटेन रीजन तो आप समझ गए होंगे, जो पहाड़ी वाला एरिया था, पहाड़ी का क्षेत्र था। फिर पेस्टोरल, पेस्टोरल क्या होता है? पेस्टोरल का मतलब देहाती भी बोल सकते हो आप या चरवाहे भी बोल सकते हो, ठीक है। अब तो यहाँ पे देहाती तो लगेगा नहीं, पेस्टोरल ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान, तो यहाँ पे चरवाहे ज्यादा रहते थे जो अपने जानवरों को चरा के घुमा के यहाँ पे खिलाते थे और अपने आपका पालन पोषण करते थे। फिर फर्टाइल रिवर वैली यानी जो उपजाऊ जमीन थी, ठीक है, उपजाऊ थी, जो वैली घाटी थी वो उसके आसपास का एरिया। फिर कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में कौन सा आ गया? जो समुद्र के आसपास लगता है। एंड डेजर्ट एरिया, और डेजर्ट कौन सा हो गया? रेगिस्तान, ठीक है। तो तमिलकम को इन 5 हिस्सों में बांटा हुआ था। तो मैंने बताया था आपको कि कुछ राजा थे। सबसे पहला जो राजा था उनमें था चेरज, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझो तो चेरज, कोरूर, पांड्या, पल्लवज और फिर चोलाज, इस तरीके से थे। तो सबसे पहले चेरज आते हैं, तो हम चेरज के बारे में पढ़ते हैं। पहले मुख्य 3 राजा हो गए, आपने पढ़ा, ठीक है। कौन कौन से थे? ये रे चेरज, चोला और पांड्यास। तो चेरज आ गया ना सबसे पहले, तो हम चेरज के बारे में ही पढ़ते हैं। द चेराज रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे केरला एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु। जो आज का केरला है ना, चेरज वहां पे राज करते थे, ठीक है। और कुछ तमिलनाडु के हिस्से में। इन संगम लिटरेचर, बोल रहे जो संगम लिटरेचर है, द वर्ड चेरज मीन हिली कंट्री। तो उसमें चेरज का क्या मतलब होता है भाई? जो पहाड़ी एरिया होता है ना, जो उसको बोलते हैं, जो मतलब पहाड़ी देश, ठीक है, उसको चेरज बोलते थे। एंड द चेरा किंग वाज कॉल्ड द किंग ऑफ द स्लोप्स, ठीक है। और ढालों का राजा भी कहा जाता था इसको। किसका राजा? ढालों का। स्लोप माने होता है ढाल, तो ढालों का राजा कौन था? चेरज राजा, ठीक है, ऐसा बोला जाता था। तो अकॉर्डिंग टू लिटरेचर सोर्स द फर्स्ट किंग ऑफ द चेरज डायनेस्टी वाज उतायन चेरालथन, ठीक है, उथायन चेरालथन। भाई थोड़े साउथ इंडियन नाम है, उथायान, ठीक है, उथायान। और ये क्या है? चेराथलन, चेराथलन, ठीक है। ये राजा था उस टाइम का। स्पेलिंग याद कर लेना अगर आपको प्रोनाउंसिएशन ना आए तो। उथायान चेराथलन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिटरेचर सोर्स द फर्स्ट किंग ऑफ द चेरज डायनेस्टी वाज उथालायन चेराथलन। द अर्ली चेराज कंट्रोल्ड द कोंगू रीजन लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ तमिल। अब देखो, जो शुरुआती जो राजा थे चेरज में, ठीक है, उन्होंने कोंगू का जो क्षेत्र था, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था तमिल का, वहां पे राज किया। दे हैड गुड ट्रेडर, और उन्होंने अच्छा, ट्रेड माने होता है व्यापार, ट्रेड रिलेशन विद ग्रीक एंड रोम्स, ठीक है। अब ये याद रखना, आपको एक पॉइंट बनता है यहाँ पे आपका, कि जो चेरज राजा थे ना, वो व्यापार करते थे किसके साथ? ग्रीक और रोमन निवासियों के साथ। ग्रीक और रोमन निवासियों के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। न्यूमरस रोमन गोल्ड कॉइन, बोल रहा है बहुत सारे रोमन के सोने के सिक्के हैव बीन फाउंड इन द रीजन, इस एरिया में मिले हैं, ठीक है। द रोमन्स इंपोर्टेड ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ पेपर, और रोमन जो है वो इंपोर्ट करते थे यहाँ से क्या? पेपर। पेपर होता है काली मिर्च, काली मिर्च का यहाँ से इंपोर्ट करते थे। तो रोमन यहाँ से क्या करते थे? काली मिर्च लेकर जाते थे। और रोमन और ग्रीकों के काफी सिक्के यहाँ पे पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं? चेरज के राज्य में। चेरज का राज्य कहाँ था? तमिलनाडु में, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता था पहले? तमिलकम, ठीक है। द चेरज स्टैब्लिश देयर कैपिटल एट द कोरूर, और चेरज जो थे उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उस कौन सी रखी थी? कोरूर, जो आज के नाम पे आल्सो नोन एज वांजी, जिसे वांजी कहा जाता था, ठीक है। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर अमरावती, जो अमरावती नदी के पास थी। द तमिल एपिक, अब जो तमिल लोगों का है ना एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पपादिकारम, ठीक है। क्या है? शिल्पपादिकारम। अब इस तमिल ग्रंथ में क्या मिला? मेंशन दैट द फेमस किंग, ठीक है, फेमस चेरज किंग, जो चेरज लोगों का मुख्य राजा था, सेनगुप्त, ठीक है, सेनगुत्वम, ठीक है। क्या था? सेनगुत्वम। रूल्ड फ्रॉम करूर, करूर में राज किया। करूर क्या बनाया था इनने? चेरज लोगों ने अपनी राजधानी बनाई थी। और जहां पे मतलब सेनगुतन ने क्या किया था? राज किया था। अब सेनगुतन का बारे में कहां से पता चला था? शिल्पपादिकारम जो ये है, ठीक है, शिल्पपादिकारम क्या है? ग्रंथ जो है उससे पता चला था। फिर मुजीर्स, ठीक है, फिर क्या है? मुजीरज ऑन द मालबार कोस्ट, मालबार जो समुद्र के आसपास का एरिया था, वाज देयर चीफ, वो वहां का मुखिया था, मुख्य पोर्ट था। द एम्बलम ऑफ चेरज वाज द बो। अब देखो मैंने आपको फोटो दिखाया था, उसमें धनुष लगा था। तो चेरज जो लोग थे उनका निशान था धनुष का, ठीक है। किस चीज का था? धनुष का निशान था। अब ये
ये एक आगे की चीज दिखा रखी है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे चोलाज के बारे में। ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट कोरूर हैव रिवील्ड फाइंड सच एज पोट्री, ब्रिक्स, मड टॉयज एंड बोथ रोमन एंड चेरस कॉइन। ठीक है, अब देखो एक्सकेवेट इन यहाँ पे कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, मैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता मतलब भाई देखो किसी पुरानी चीज के बारे में खुदाई करके और उसके बारे में अंदाज लगा के बताना कि भाई ये चीज यहाँ पे मिली है तो इसका ये मतलब है। ठीक है, तो जो कोरूर है ना, कोरूर जगह थी जहाँ पे मतलब जो वांजी जो मतलब उनकी राजधानी थी किनकी? चेरज लोगों की। वहां पे खुदाई वगैरह की है आर्कियोलॉजिकल वालों ने, तो उनको मिली हैं कुछ चीजें। क्या क्या मिली? एक तो पोट्री, पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन, ब्रिक्स ईंटें मिली, मड टॉय कीचड़ के खिलौने मिले, और रोमन और चेरज लोगों के सिक्के मिले। द ग्रीक स्कॉलर टोलमी, ठीक है, पी साइलेंट है यहाँ पे, याद रखना टोलमी। तो एक ग्रीक स्कॉलर है टोलमी, उसने मेंशन किया कोरवोरा। ठीक है, क्या किया? कोरेवोरा, कोरेवोरा या कोरूर एज अ फेमस इनलैंड ट्रेडिंग सेंटर इन तमिलनाडु। उसने जिक्र किया हुआ है कि भाई जो कोरवोरा है यानी करूर, ठीक है, ये क्या है? एक फेमस जगह है व्यापार करने के लिए तमिलनाडु में। आफ्टर द अर्ली चेरज, अब जो चेरज थे ना उनके बाद, जो शुरुआती चेरज थे उनके बाद करूर वाज कॉन्कर्ड, करूर ने विजय हासिल की, एंड रूल्ड बाय द पांड्याज, और पांड्याओं ने क्या किया? राज किया। एंड देन बाय पल्लवाज, और उसके बाद पांड्यों के बाद पल्लवाज, एंड देन लेटर चोलाज। ठीक है, तो तीनों का जिक्र खत्म कर दिया यहाँ पे, चेरज, कोरूर और पांड्याज। ठीक है, तो चेरज, कोरूर और पांड्या का हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद पल्लवा ने आए, और पल्लवा के बाद जो थे वो कौन आए थे? चोलाज। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, चेरज, चेरज के बाद कोरूर ने राज किया था, कोरूर के बाद पांड्या ने, पांड्या के बाद पल्लवाज ने, और पल्लवाज के बाद चोलाज ने। तो अब चोलाज की कहानी आ गई, चोलाज के बारे में पढ़ते हैं, चोलाज ने क्या किया। द किंगडम ऑफ द चोलाज मेनली कंसिस्टेड ऑफ तिरुची, थंजावुर। ठीक है, तिरुची, थंजावुर। अब बोले जो किंगडम मतलब होता है साम्राज्य, साम्राज्य मतलब राज किया। द किंगडम ऑफ द चोलाज मेनली कंसिस्टेड ऑफ, अब ये कहां पे था मुख्य रूप से? तिरुची, थंजावुर रीजन ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु, तमिलनाडु के इस एरिया में था। द चोलाज इस्टेब्लिश देयर मेन कैपिटल, चोलाज ने अपनी मुख्य जो राजधानी थी वो किसको बनाया था? उरियार। किसको बनाया था? उरियार। ठीक है, एंड देयर सेकंड कैपिटल, और उनकी जो दूसरी कैपिटल थी उसको क्या बनाया था? कावेरी पट्टनम। ठीक है, कावेरी पट्टनम। तो दो राजधानियां बनाई थी चोलाज ने। ठीक है, एक तो उरियार और एक कावेरी पट्टनम। वी लर्नड अबाउट कावेरी पट्टनम थ्रू द पोएम। ठीक है, हम जो कावेरी पट्टनम है उसको एक पोएम के थ्रू पढ़ेंगे। पोएम का क्या नाम है? पटनापलाई। ठीक है, पोएम का क्या नाम है? पटनापलाई। पटनापलाई एक पोएम है जिसमें हम कावेरी पट्टनम और उरियार के बारे में पढ़ेंगे। द एम्बलम ऑफ द चोलाज वाज द टाइगर। अब देखो टाइगर का निशान दिखाया था मैंने आपको, तो चोलाज का जो निशान था वो टाइगर का था। अब ये है पटनापलाई। ठीक है, पटनापलाई आल्सो डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ फेमस चोला किंग। अब जो चोला के जो राजा थे ना पटनापलाई में, उसके बारे में मतलब उनकी अचीवमेंट्स के बारे में काफी डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। करिकला चोलाज। ठीक है, अब करिकला चोलाज, करिकला का क्या मतलब है? करिकला मीन्स दैट वन विद द चेयर्ड लेग। ठीक है, अब वन विद द चेयर्ड लेग मतलब हो गया रोजाना काम करने वाला या जिसका एक पैर खराब है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड लेंगे हम? जिसका एक पैर खराब है, क्योंकि लेग दिया हुआ है, चेयर्ड लेग। इट इज बिलीव दैट किंग हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग। ऐसा माना जाता है कि भाई राजा ने अपना एक पैर खो दिया था इन एन एक्सीडेंट इन द अर्ली चाइल्डहुड। उसके बचपन के ही मतलब एक एक्सीडेंट की वजह से। देखो बच्चे बकवास करते रहते तो बचपन में उसकी एक टांग टूट गई होगी। ठीक है, किसकी टूट गई होगी? देखो जो चोला राजा थे उनमें से एक राजा की। ठीक है, सोर्स मेंशंस हिज एक्सटेंसिव। अब सोर्स जो है, जो स्रोत जो है जिनसे हमें पता चल रहा है, उसमें मेंशन किया हुआ है एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट एट द बैटल ऑफ वन्नाई। ठीक है, वन्नाई के युद्ध के बारे में बताया हुआ है जो थंजावुर के पास हुआ था। वेयर ही डिफीटेड द पांड्याज, जहां पे उन्होंने हरा दिया था किसको? पांड्याज को, एंड चेरा
किंग को। चोलों ने किस किस को हराया था? पांड्यों को और चेरज किंग को। ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फर्स्ट तमिल किंग, और ऐसा माना जाता है या बताया जाता है कि भाई जो पहला तमिल राजा था टू हैव कॉन्क्योर श्रीलंका, उसने श्रीलंका को भी जीता था। ही बिल्ट द कल्लनाई डैम, उसने क्या बनाया था? कल्लनाई एक डैम बनाया था अक्रॉस द रिवर कावेरी, कावेरी नदी के पास, नियर त्रिचोर। ठीक है, जो कहां पे बनाया था? नियर त्रिचोर, त्रिचोर के पास। ठीक है, आफ्टर करिकला, बोला करिकला के बाद द पावर ऑफ द चोलास डिक्लाइन, तो जो चोलास जो राजा थे उनकी पावर है वो खत्म हो गई थी। अब देखो ये जो डैम दिखा रखा है करिकला डैम, ठीक है, बहुत पुराना डैम है। द कल्लानाई डैम ऑन द रिवर कावेरी वाज बिल्ट बाय द करिकला चोला, तो करिकला चोला के द्वारा ये बनवाई गई एक कावेरी नदी पर बनवाया गया एक डैम है जिसका नाम क्या है? कल्लानाई डैम। फिर जिक्र आता है भाई पांड्याज का। द पांड्याज रूल्ड ओवर द टेरिटरी ऑफ मदुराई, पांड्याज ने कहां पे राज किया था भाई? मदुराई के एरिया में राज किया था। तरिनलोवाई, ठीक है, क्या है? तरुनेल वैली, तरुनेल वैली एंड रामानाथपुरम। ठीक है, क्या क्या नाम है? तरुनल वैली और रामानाथपुरम इन तमिलनाडु। मदुराई वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्याज एंड कोरकाई। ठीक है, और मदुराई जो है वो पांड्याज की और कोरकाई की क्या थी? राजधानी थी। वाज वन ऑफ द चीफ पोर्ट, और एक मुख्य पोर्ट भी था। द फिश वाज देयर एम्बलम, और उनका मुख्य निशान क्या था? पांड्यों का फिश का था, मछली का था। ठीक है, द मोस्ट फेमस पांड्याज किंग वाज, जो सबसे मुख्य जो राजा था पांड्यों का, ठीक है, वो कौन था? नेडुचेजियन। कौन था? नेडुचेजियन। ये याद रख सको तो याद रखना, नहीं तो स्पेलिंग याद कर लेना। ठीक है, क्या नाम है? नेडुचेजियन। तो जो मुख्य राजा था पांड्यों का उसका नाम था नेडुचेजियन। हु वाज ए ब्रेव वैरियर, जो एक बहुत बहादुर योद्धा था। ही इज सेड टू हैव डिफीटेड, ऐसा कहा जाता है कि उसको हरा दिया द कंबाइंड फोर्स ऑफ चेरज, मतलब वो इतना तगड़ा था उसने हराई थी कंबाइंड फौज, मतलब इकट्ठी सेना, किस किस की? चेरज की, चोलाज की और कुछ 5 अदर राजा थे। ठीक है, और थंजावुर में, जो आज का थंजावुर है उस टाइम पे तंजौर बोलते थे उसको, थंजौर में युद्ध हुआ था, वहां पे हरा दिया था। द पांड्याज किंगडम वाज प्रोस्परस किंगडम, जो पांड्या जो राजा थे वो बहुत ही समृद्ध थे और अच्छे पैसे वाले थे। ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट मेंशन दैट द पांड्याज हैड फ्लोरिश ट्रेड रिलेशन विद ग्रीक एंड रोमन्स, तो ग्रीक और रोमन के जो किताबें थी या उनके जो टेक्स्ट थे उनसे पता चलता है कि भाई पांड्यों का ग्रीक और रोमन्स के साथ भी बिजनेस चलता था। पियर्ल फिशरी, ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे नाम दिया हुआ है पियर्ल फिशरी वाज मोस्ट कॉमन एज कारकोई वाज लोकेटेड ऑन द कोस्ट, यानी कोस्टल का एरिया था जहाँ पे ये क्या किया जाता था? पियरल और फिशरी का काम किया जाता था, मच्छी पकड़ने का, और भाई ये सीप का, मोतियों का, इनका काम किया जाता था। अदर आइटम ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स, और व्यापार के जो दूसरे साधन थे वो क्या थे? स्पाइस, मसाले, आइवरी, सेल्स, वाइल द इंपोर्ट इंक्लूड हॉर्स, गोल्ड, ग्लास एंड वाइन। तो भाई देखो मसालों का वो किया जाता था, ठीक है, सेल माने होता है शंख, ये रे सेल्स माने शंख होता है, और आइवरी मतलब होता है हाथी के दांत। ठीक है, आइवरी हाथी के दांत, शंख और कुछ मसालों का व्यापार यहाँ से किया जाता था। वाइल द इंपोर्ट्स इंक्लूड हॉर्स, गोल्ड, ग्लास एंड वाइन, और इन चीज़ों का इंपोर्ट भी किया जाता था भाई, घोड़ों का, ठीक है, फिर गोल्ड यानी सोने का, ग्लास कांच की चीज़ों का, और वाइन का, दारू का। ठीक है, फिर इसके बाद आता है भाई शतवांश, ठीक है, सातवांश या शतवांश। ठीक है, फिर इनका राज आ गया। द शतवांश रूल्ड ओवर ए पार्ट ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र, इन्होंने कहाँ पे राज किया? जो भाई आज का महाराष्ट्र है और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रीजन, इस एरिया में इन्होंने राज किया। द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर वाज गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, जो सबसे मुख्य राजा था ना सातवांश का, वो कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। एन इंस्क्रिप्शन कंपोज बाय हिज मदर, एक इंस्क्रिप्शन मिला है, मतलब एक किताब मिली है, उस किताब में उसकी माता ने गौतमीपुत्र सतकर्णी का जिक्र किया है। गौतमी बालाश्री, जिसका नाम क्या है? गौतमी बालाश्री, टेल अस अ लॉट अबाउट हिम, जो उसके बारे में बहुत ज्यादा बताती है। द कैपिटल ऑफ द शतवांश वाज पिथान और प्रतिष्ठान। ठीक है, अब देखो जो किताब है ना वो इन सारी चीजों के बारे में बताती है। ठीक है, गौतमी बलसारी। अब जो राजधानी थी ना शतवाहनों की, वो कौन सी थी? पिथान या प्रतिष्ठान। ठीक है, पिथान या प्रतिष्ठान इन महाराष्ट्र में थी। द सातवाहन किंग वाज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ, इनको किसका राजा कहा जाता था? दक्षिणापथ।
ठीक है, किसका कहा जाता था, दक्षिणा पथ, और द रूट लीडिंग टू द साउथ, ठीक है, या फिर भाई वो ऐसा कहा जाता था कि भाई दक्षिण का रास्ता, ठीक है, ऐसा कहा जाता था किन्हें, सतवाहनास को। तो इनका मुख्य राजा कौन था, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है, और इनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान, ठीक है। तो ये याद रखना, बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बता रहा हूं। द सतवाहनास हैड फ्लोरिश्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। अब देखो, आंतरिक और बाहरी व्यापार होते थे, भारी मतलब विदेशों से व्यापार करते थे, और इंटरनल मतलब अपने ही देश से व्यापार करते थे। एज दे हैड पोर्ट ऑन बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, और इनके पास दोनों ही साइड में क्या थे, पोर्ट थे, एक ईस्ट साइड में था और एक वेस्ट साइड में था। तो देखो ईस्ट वेस्ट समझ लो, इस साइड में ईस्ट हो गया भारत के, और इस साइड में वेस्ट हो गया, वेस्ट में हो गया गुजरात और ईस्ट में हो गया बंगाल, ठीक है। तो दोनों ही साइड में इनके पास क्या थे, बिजनेस करने के लिए पोर्ट थे। दे ट्रेडेड विद रोम, ईरान, इजिप्ट एंड अरब, ठीक है। देखो रोम से, ईरान से, इजिप्ट से और अरेबिया, अरब सागर में, इन द वेस्ट टू बर्मा, और वेस्ट में बर्मा और मलया, मलया यानी ये जो आज का है ना म्यांमार या मलेशिया, इस साइड के एरिया में ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो देखो इस साइड में ये तो हो गया वेस्ट का एरिया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ईस्ट का एरिया। तो दोनों ही जगह से वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। सेवरल कॉइन ऑफ द रोमन एम्पायर, कुछ सिक्के रोमन राज के, हैव बीन फाउंड इन द किंगडम, इनके राज्य में मिले। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के कॉइन्स ये आपको दिखाए गए हैं। मैं थोड़ा आपको और बड़ा करके जूम करके दिखा देता हूं ये देख लीजिए, ठीक है, उस टाइम के सिक्के हैं। फिर है इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इन्वेजन मतलब आक्रमण, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट के एरिया से बहुत सारे आक्रमण हुए। नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, देखो ये जैसे मान लो ये भारत है पूरा, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, केरला है, मैंने गोल बना दिया, ठीक है। तो इस साइड में हो गया ईस्ट, इस साइड में वेस्ट हो गया, इस साइड में हो गया नॉर्थ, इस साइड में हो गया साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है ये वाला एरिया, जिस साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह है। देखो यहाँ पे इस एरिया में पहाड़ बहुत सारे, हिमालय पहाड़ है इधर, ठीक है, और इस साइड में और इस साइड में समुंदर, ठीक है, इधर है समुंदर, सी है, इधर भी सी है, ठीक है, और इधर है माउंटेन। तो रहेगा ये वाला एरिया, ठीक है, पाकिस्तान का एरिया। तो इस साइड से ही इंडिया में ज्यादातर युद्ध होते थे और इधर ही से एंट्री होती थी दूसरे राजाओं की। तो इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से जो आक्रमण हुए, इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण, तो उनके बारे में कुछ बताया गया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य इन द सेकेंड सेंचुरी, बोला जब मौर्यों का पतन हो गया, मौर्य खत्म होने लग गए दूसरी शताब्दी में, मैनी फॉरनर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन्वेडेड नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो जो भाई मध्य एशिया था ना, उसमें से बहुत सारे राजाओं ने आकर के इस एरिया से, ठीक है, इस एरिया से आकर के युद्ध किए। लेट अस स्टडी द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। तो देखते हैं उस समय में क्या क्या पॉलिटिकल पीरियड्स आया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो सबसे पहले जो इंडो ग्रीक, सबसे पहले कौन सा आ गया, इंडो ग्रीक्स। द ग्रीक रूल्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। तो ग्रीक जो थे वो राज करते थे बैक्टीरिया से, जो किधर है, नॉर्थन अफगानिस्तान, ठीक है, दो नॉर्थ, उत्तर, ठीक है, उत्तर अफगानिस्तान से। वर द फर्स्ट टू क्रॉस द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, जिन्होंने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आए थे। कौन थे, ग्रीक, ठीक है, बैक्टीरिया के। द ग्रीक हु सेटल्ड इन इंडिया वर नोन एज द इंडो ग्रीक। अब जो ग्रीक यहाँ पर आकर बस गए थे उन्हें इंडो ग्रीक कहा जाने लगा। ग्रेजुअली द इंडो ग्रीक कम टू द ऑक्यूपाई द गंगा बेसिन एज फार एज पांचाल, साकेत एंड पाटलिपुत्र, ठीक है। तो वो यहाँ पे रहे थे स्टार्टिंग में। तो जो भाई देखो, जो ग्रीक लोग हैं यहाँ पर आ गए, मध्य अफ्रीका में, मध्य अफगानिस्तान में रहते थे, ठीक है, इस बॉर्डर से, नॉर्थ वेस्टर्न के बॉर्डर से इंडिया में आ गए, उनको और आके यहाँ पे जो बस गए उनको इंडो ग्रीक्स बोला जाता था। और इंडो ग्रीक्स जो है वो गंगा नदी के आसपास रहते थे, किस एरिया में, पांचाल, साकेत और पाटलिपुत्र का। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द इंडो ग्रीक वाज मानेंद्र और मलिंडा, ठीक है। तो जो मुख्य राजा था ना, या रूलर था, शासक था, वो मनेंद्र था या मलिंडा था। ये 165 से 145 ईस्वी पूर्व के आसपास की बात है, ठीक है। ही वॉज कन्वर्टेड टू बौद्धिज्म बाय ए बुद्धिस्ट फिलोसफर। अब ये देखो कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, और एक बुद्धिस्ट फिलोसफर था, यानी महात्मा बुद्ध का एक भिक्षु था, नागसेन नाम था जिसका, उससे प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ही पोजेस्ड मैनी क्वेश्चन टू हिम, उसने, मलिंडा ने
जो नागसेन था उससे बहुत सारे प्रश्न किए, विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक मलिंडा पन्ना, जो मलिंडा पन्ना एक किताब में लिखे हुए हैं, और द क्वेश्चन ऑफ मलिंडा, या फिर उस बुक का नाम द क्वेश्चन ऑफ मलिंडा है। तो ये दो नाम से वो किताब मिलती है आपको, एक तो मलिंडा पंचा और द क्वेश्चन ऑफ मलिंडा। तो इन दो नाम से वो पुस्तक लिखी गई जिसमें महात्मा बुद्ध और नागसेन, मतलब नागसेन जो महात्मा बुद्ध का शिष्य था उसके बीच में, और मानेंद्र जो ग्रीक का क्या था, एक राजा था जिसे मलिंडा के नाम से भी जाना जाता था, उनकी प्रश्न उत्तरों का जिक्र है इसमें। द इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट रूलर टू इश्यू कॉइन्स बियरिंग द पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स। ठीक है, अब इसने, ये पहला राजा था जिसने क्या बनाए थे, सिक्के बनाए था। द नेम ऑफ द लिस्ट 30 इंडो ग्रीक किंग्स वर फाउंड ऑन वेरियस कॉइन्स। तो बोल रहा है जो अंतिम 30 राजा थे ना ग्रीक के, उनका नाम बहुत सारे सिक्कों पे पाया जाता है। कॉइन्स ऑफ मनिंदर्स हैव बीन फाउंड इन काबुल एंड मथुरा। तो काबुल और मथुरा में इनके सिक्के पाए गए हैं काफी सारे। द इंडो ग्रीक रूल इंट्रोड्यूस्ड ग्रीक एलिमेंट इन इंडिया। ठीक है, आर्ट एंड द न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट कम टू बी नोन एज द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखो ये उनसे प्रभावित होकर है ना जो थे, इन्होंने बहुत सारी ऐसी पढ़ाइयाँ बनाई जो ग्रीक और मतलब बौद्ध धर्म की मिलती जुलती पढ़ाई हो। तो गंधार में एक कला का स्कूल भी इन्होंने खोला। ठीक है, तो देखो जिसका एक नमूना दे रखा है, गंधार आर्ट हैड अ प्रीडोमिनेंट बुद्धिस्ट थीम। तो ये महात्मा बुद्ध का एक थीम बनाया हुआ है, ठीक है, वहां के बारे में जो बताता है। फिर आए थे साकाज। ठीक है, द साकाज वर नोमेडिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। अब ये देखो सेंट्रल एशिया की घुमंतु प्रजाति थी। घुमंतु मतलब जो इधर उधर घूम के अपना काम चलाते रहते हैं, किसी पे युद्ध कर दिया, हमला कर लिया, खा लिया, पी लिया, लूट लिया, ऐसे। हु कम टू इंडिया आफ्टर बीइंग फोर्स्ड आउट देयर होमलैंड। जब इन्हें आपके होमलैंड में मतलब वहां से फोर्स हो गए, यानी कुछ खाने पीने का नहीं बचा या किसी भी तरह की समस्याओं से आकर के ये वहां से निकले, दे ग्रेजुअली गेन्ड सुप्रीमेंसी ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया आफ्टर डिफीटिंग द इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स को हराने के बाद ये उसी रास्ते से नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से भारत में घुसे। न्यूमरस coins and description and Indian texts such as महाभाष्य and पुराणास टेल अस अबाउट द शाकास। तो महाभाष्य और पुराण में इनके बारे में बहुत सारे क्या मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ शाकास हु रूल्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। इनकी 5 शाखाएं बताते हैं जो राज करती थी अलग अलग एरिया में। द शाकास रूल्ड वर कॉल्ड स्ट्रेप्स। ठीक है, द मोस्ट फेमस शाकास किंग वाज रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन क्या था, इनका मुख्य राजा था 130 से 152 यानी 130 से 152 सीई के आसपास। हिज टेरिटरीज एक्सटेंडेड अप टू सिंध, कच्छ, गुजरात, राजस्थान, कोंकण और नर्मदा वैली और मालवाज, काठियावाड़ और वेस्टर्न दक्कन में था। ठीक है, जो रुद्रदमन था उसका राज कहाँ पे था, इन सारी जगहों पे था। सिंध और कच्छ ये गुजरात का हिस्सा है, सिंध पाकिस्तान में है कुछ, ठीक है, और राजस्थान का था, कोंकण नर्मदा वैली के आसपास था, मालवा का एरिया था। तो ये सारी जगहें थी। और द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट द मिलिट्री अचीवमेंट दिस टेरिटरी एंड हिज क्वांटिटी। और जूनागढ़ में जो चीजें मिली थी, ठीक है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। और जूनागढ़ में जो चीज, क्या हो गया भाई, हाँ, जूनागढ़ में जो टेरिटरीज मतलब जूनागढ़ में जो इनके इंस्क्रिप्शंस मिले थे उसमें इनकी जो सेनाएं थी ना, मिलिट्री थी, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आ गए थे, पर्थियन। ठीक है, उसके बाद कौन आ गए थे, पर्थियन। द पर्थियन कम टू इंडिया फ्रॉम ईरान, ये ईरान से आए थे। एंड पर्थियंस रूल्ड ओवरलैप्ड विद that of Shakas. They ruled over a small portion of northwest India in the first century. इन्होंने पहली शताब्दी में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपना राज जमा रखा था। द वेस्ट वेल नोन पर्थियंस किंग वाज, ये था, इसका क्या नाम है भाई, गोंडोफर्न। ठीक है, इसका नाम है गोंडोफर्न, थोड़ा अजीब सा नाम है, याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। गोंडोफर्न हु वाज सक्सेसेड बाय हिज नेफ्यू अबदागास। ग्रेजुअली द पर्थियंस एसिमिलेशन इनटू इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में रहे थे। तो ये पर्थियंस के बारे में था। फिर इनके बाद आ गए थे कुषाण। ठीक है, फिर कुषाण में क्या था, द पर्थियंस वर सक्सेसेड बाय कुषाण्स। पर्थियन इनके सक्सेड थे किनके, कुषाण के, मतलब उनसे पहले पर्थियंस का राज था, फिर कुषाण का राज आ गया। हु कम टू इंडिया थ्रू अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान से आए थे। द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज खजूला
कदपियासी। द कुषाण सेटअप ए माइट एम्पायर इन इंडिया विच एक्सटेंड अप टू बिहार इन द ईस्ट। ईस्ट में तो वो बिहार तक थे। दे हैड 2 कैपिटल्स, इनकी 2 राजधानी थी, मथुरा और पुरुषापुर या पेशावर, ठीक है, जो पाकिस्तान में है। कुषाण रिच द हाइट ऑफ देयर ग्लोरी अंडर कनिष्क। अब जो कनिष्क जो राजा था ना, उसके समय में, कनिष्क के समय में क्या थे, ये अपनी अच्छी ऊंचाइयों पे थे। इन 78 सीज ही स्टार्टेड द शाक एरा विच इज नाउ यूज टू इंडियन गवर्नमेंट। देखो इन्होंने शाक एरा यूज किया था और इन्होंने अपना एक कैलेंडर बनाया था शाक संवत, ठीक है, और उसी के हिसाब से भारतीय गवर्नमेंट आज उसको यूज करती है। कनिष्क पैट्रोनाइज बुद्धिज्म। कनिष्क जो था वो महात्मा बुद्ध का क्या था, भगत था या पैट्रोनाइज उसको मानने वाला था। ही गोट ए ह्यूज स्टूपा बिल्ट एट पुष्पुरा। इन्होंने परशुपुरा में बहुत सारे स्तूपास बनवाए थे। ही हेल्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर टू डिस्कस द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। और इन्होंने 4थी बुद्ध की काउंसिल की थी कश्मीर में, जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया था। कनिष्का आल्सो इनकरेज आर्ट एंड संस्कृत लिटरेचर। अशोक घोष अ फेमस संस्कृत स्कॉलर। इन्होंने भाई संस्कृत के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें की थी और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अशोक घोष नाम का एक संस्कृत स्कॉलर भी इन्होंने रखा था, जो रहता था इनके दरबार में। द कुषाण्स पैट्रोनाइज द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। और ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में इन्होंने लिखा था, विच डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरमिलिंग ऑफ इंडियन एंड फॉरेनर आइडियाज, जिसमें आपको विदेशी और भारतीय राजाओं के बारे में कंबाइन बातें मिलेंगी। द कुषाण आल्सो इश्यूज द नंबर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स। अब कुषाणों ने ना जो बहुत सारे सोने के और कॉपर के सिक्के बनाए थे, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेनर इन्वेजन इन इंडिया, ठीक है। तो आज यहाँ तक काफ़ी हो गया। तो अगर आपको देखो वीडियो लंबा लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके 2 या 3 बार करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर पास्ट के बारे में कुछ बताया हुआ है। देखो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको डिस्कस कर दूं, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। ये देखो ये दिखा रखा है कनिष्क बहुत तगड़ा राजा हुआ है अपने समय का, ठीक है, पार्थियंस के बाद आया था। तो कनिष्क जो राजा था उसका जो साम्राज्य था वो बता रखा है, फिर सातवाहनस का और शाकाज का, ठीक है। फिर ये कुछ प्राचीन शहरों के वो दिखा रखे हैं, एंशिएंट टाउन्स, फिर मॉडर्न टाउन्स और प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और आज की बाउंड्री के हिसाब से समझा रखा है। तो देखो ये तो है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री, ये आज की, ठीक है। अगर हम आज की बाउंड्री के बारे में बात करें तो ये हमारी। अब देखो सबसे पहले कनिष्क का राज्य। तो कनिष्क का जो राज्य था वो इस एरिया में था। देखो ये जो लाइंस दिख रही है ना, ये सारी ये सारा ये कनिष्क का राज्य था, समझ गए। ये सारा किसका राज्य था, कनिष्क का, ये यहां तक, और इधर ये यहां तक। फिर इसके बाद था सतवाहनाज। किसका था, सतवाहनाज, ये दिखा रखा भाई, ठीक है। और फिर शाकाज, ये शाकाज का है, ठीक है। और एंशियंट टाउन, देखो ये मैं टाउन को एक कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब टाउन्स कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ये पुराने शहर थे, अमरावती, सांची, वेंट्स, सारनाथ। ये कलिंग का साम्राज्य था, ये पाटलिपुत्र, ये मथुरा, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी। आप एक बार इसको ध्यान से देख लो ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए, ठीक है। फिर ये एरिया था जहाँ पे चोलाज राज करते थे, पांड्याज, चेरज, ये चेरज रहे, ये चोलाज रहे और ये पांड्याज रहे, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड टॉपिक में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था, सारी कहानी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।